हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं मैथ का इंपॉर्टेंट यहाँ पे गर्दागोल प्रश्न, और इसमें ये सेट नंबर 2 है, सैम्पल सेट 2। इससे पहले मैं आपको सैम्पल सेट 1 बताया था, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स का सवाल था। इस वीडियो में भी 100 नंबर का सवाल है, जिसमें से 60 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन है, 60 में आपको सिर्फ 50 बनाने हैं और बाकी 50 जो है सब्जेक्टिव है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है, बहुत एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो बस लग जाइए आज से। तो देखना ये है कि किस बंदा को कितना आंसर आता है, 100 में कौन कितना है, जो 100 में 90 प्लस कौन लाएगा, देखना है किस में दम है। तो चलो रेडी हो जाओ, ठीक है। टाइम लगेगा क्योंकि 60 सवाल ऑब्जेक्टिव मुझे बताना पड़ेगा और सब्जेक्टिव आपको दिखा दूंगा, आप बना लेना, फिर लास्ट में मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 बाय 1 करके आप लोग यहाँ पे देखिए आंसर देंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, इधर हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोलता है कि 500 हाँ यहाँ पे लिख रहा है 5005 के कितने गुणनखंड हैं। तो जब भी सवाल ऐसा आता है 5005 के कितने गुणनखंड हैं, तो यहाँ देखिए क्या करना है, इसको करना क्या, इसको आपको ये करना है, मतलब इसको फैक्टर कीजिए। 5005 को फैक्टर कीजिए। चलिए तो फैक्टर कर लेते हैं 5005 को। तो यहाँ से पहले काट लेते हैं हम, कितना से 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 0 0 1 है ना। फिर काटते हैं, ये कट जाएगा आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 9 99 11 एकम 11, ठीक है। और फिर यहाँ से काट लेंगे 7 से काट लेंगे 13 से 91। तो देख रहे कितना गुणनखंड हो रहा, 1 2 3 4 गुणनखंड हो रहा, यानी कि 5005 के 4 गुणनखंड है, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। तो कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, चलो मोटा ही रहेगा। अगला सवाल देखो, ये बोलता है 4 - √3 ये कौन सी संख्या है, 4 - √3 कौन सी संख्या है। तो देखो 4 तो है परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। और आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय जब मिलता है तो क्या बनता है, परिमेय जब अपरिमेय मिलता है तो बन जाता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका तो हमारा बी था, दूसरा का बी। तीसरा सवाल पढ़ते हैं कि 3 से बड़ी किसी भी आभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 3 से बड़ी किसी भी आभाज्य संख्या, 3 से खाली बड़ी होनी चाहिए, किसी भी आभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 3 से बड़ी कोई भी आभाज्य संख्या ले लेते हैं, 3 से बड़ी कोई भी आभाज्य संख्या ले लीजिए। 3 से बड़ी किसी भी आभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से जब विभाजित करेंगे तो क्या होगा शेषफल। तो 3 से बड़ी कोई भी आभाज्य संख्या, 3 से बड़ी आभाज्य संख्या कौन होगा, 5 होगा, हो गया। बोला ना 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी 5 ले लिया। कुछ आप भी ले सकते, कुछ और भी ले सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। इसके अभाज्य हो गया, आभाज्य संख्या ले लिया, इसके वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे कितना होगा 25। अब 25 को 6 से विभाजित करेंगे तो 6 से जब इसको भाग कीजिएगा तो 6 चौक 24 बचेगा, क्या 1 बचेगा। आपको लगता है क्या सर इसका 1 आंसर आएगा। कुछ और संख्या लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 11 लेता हूँ, ठीक है। 11 भी आभाज्य संख्या, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इसको 6 से भाग कीजिए, बोला ना 6 से विभाजित कर पे, तो 6 दूना 12, कितना बचा, 1 बचा। शेषफल कितना बच रहा, हमेशा हर कंडीशन में 1 बचेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो इसका अगला सवाल, इसको मैं मिटाता हूँ। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, बोलता है क्या कि यदि द्विघात बहुपद 1x बराबर, ये उल्टा लिखा हो, x बराबर x से 1 होना चाहिए, x² - 4x प्लस 4 के शून्यंक अल्फा बीटा हो, ये px होना चाहिए, px। इसमें बहुत गलती, कुछ सवाल गलती भी दिया हो, मैं सुधार दूंगा, ठीक है। px बराबर x² - 4x प्लस x के शून्यंक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना, -b/a होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू कितना है -1, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है 1 ही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी। समझ में आ रहा, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। तो 5वां सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण कैसे पहचानना, देखिए जिस पर 2 घात हो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ओके। तो ये देखिए सबसे पहले ये स्क्वायर तो है नहीं, जब स्क्वायर है नहीं तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसको देखिए हल करेंगे, इसको हल करते हैं, देखिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को x से गुना करें x स्क्वायर, और x को 3 से गुना करें कितना होगा 3x हो जाएगा, अब बराबर x स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ पे द्विघात तो आया नहीं।
इसको जब बनाओगे ना तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। देखिए एलसीएम लीजिएगा ना, एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा बराबर। तो पावर तो 4 आ गया, तो द्विघात तो वो नहीं, तो फिर द्विघात वाला तो हमारा यही दिख रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। छठा सवाल देखते हैं, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 के 2 शून्यक दिया हुआ है तो तीसरा शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान सा यहाँ पे सवाल है, ये दिया हुआ त्रिघात बहुपद दिया हुआ, ठीक है, शून्यक दे दिया, मान लेते कि अल्फा दिया हो और बीटा, मान लेते कि अल्फा बीटा दिया हो या बीटा गामा जो माना सो मान लो। अब त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, ये होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो -b/a। तो 2 शून्यक दिया तो तीसरा शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो 2 शून्यक कितना दिया, √7 और ये दिया -√7 और ये y, ठीक है, मतलब गामा है, गामा यहाँ क्या होगा -b/a। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। तो b कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का कितना गुणांक है, 1 है, तो यानी कि -1। और a क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब में कितना है, 1 है, ये दोनों तो गया ना काम से, तो ये जो गामा है क्या बचेगा, -1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया सवाल समझ में आया, इजी है ना सवाल, एकदम इजी सवाल यहाँ पे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, बोलता है क्या, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका घात बताना है, घात। तो देखिए घात, जब भी घात बोले ना तो जो सबसे बड़ा पावर हो वही उसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा पावर है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो पावर देख रहे स्क्वायर है ना, तो ये हमारा स्क्वायर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका घात क्या है, आंसर सी। 8वां सवाल देखिए, यदि x से बराबर 1, ये सवाल गड़बड़ दिया हुआ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ना 4 के जगह पे ना a होना चाहिए, देखो 4 के जगह पे क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, और ये जो a लिखा हो ये b होगा, ठीक है। ऐसे सवाल समझो यहाँ पे, मतलब कि x² प्लस x प्लस a बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रहा कि bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0, ऐसे दिया हुआ। अब बोलता कि x से बराबर 1 है, x से बराबर 1 दे रहा, तो ए बी का वैल्यू a गुना b निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो दोनों का मूल है, ये बोलता ना, इस दोनों का मूल है, ये मूल है, तो इसमें भी एक x का वैल्यू पुट कीजिए, इसमें भी x का वैल्यू पुट कीजिए। तो इसमें जब x का वैल्यू कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो 1, यहाँ पे a तो 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस a बराबर 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। चलिए यहाँ पे आ गया -2, और यहाँ भी हम करेंगे x का वैल्यू रखेंगे, तो b इंटू 1 का स्क्वायर, x के जब 1 रखेंगे, b इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। तो इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा पतला करते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो b को 1 से गुना करें तो b हो जाएगा, और क्या होगा, प्लस b बराबर 3 बराबर 0, तो 2b हो जाएगा, 2b बराबर 3 हो जाएगा, 2b प्लस 3 बराबर 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले तो 3 को उधर कर लो, तो -3 हो जाएगा, और ये अगर b निकालेंगे तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है, इतना आया। अब क्या बोल रहा है, a b को गुना कर दीजिए, तो a कितना है, -2 है, अब b इतना है, गुना कर दीजिए, a कितना है, -2 a b लिखेंगे ना, तो a कितना -2 और b कितना है, देखिए -3/2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो माइनस +3 कितना आ रहा, 3 आ रहा, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, आर का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा सही आंसर, यानी कि 3 होगा। क्लियर है, समझ में आया सवाल, ए बी का वैल्यू पुट कर देना, एक्स का वैल्यू और निकाल लेना है। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या बोलता है, बोलता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है ना द्विघात समीकरण, इसका मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, जी पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है जी c/a, क्या होता है, c/a। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए सी का वैल्यू कितना 3 है, और ए का वैल्यू कितना दिया 4, तो 3/4 दिख रहा है, आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं अब। तो देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, द्विघात समीकरण दे दिया है, ठीक है, और बोलता यह है कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात निकालना। योगफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात। तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अनुपात बोल रहा, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, अनुपात अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। देखो ये हमारा a है, ये b है, ये c है, तो -b/a, तो -b कितना है, -5 है, देखो -b यहाँ भी है और यहाँ -b है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है 2, अनुपात c कितना है 3,
और टू ए कितना है 2, तो ऐसे ना 2 हम ऐसे काट सकते हैं, यानी कि 5:3 देख रहे हैं क्या आया 5:3 आया, यानी कि 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये सवाल समझो, इसको पहले तो मिटा लेते हैं यहाँ से मिटाते इसको। अब देखो इसको समझो क्या बोलता है, यहाँ बोलता है ये कि अगर संख्या के इकाई का अंक y हो, अगर इकाई का अंक y हो, दहाई का अंक x हो, तो अंकों के पलटने पर अभिष्ट संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये बात समझो, कोई संख्या समझ लो, जैसे मान लो कि 42 कोई संख्या है, क्या मैं 42 को 40 + 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं 40 + 2 को 40 4 × 10 + 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको कैसे पढ़ते, इकाई दहाई ऐसे पढ़ते, 2 को पढ़ते इकाई या 4 को पढ़ते दहाई। दहाई मतलब 10 से गुना, तो देखो दहाई कितना है 4 है, 4 10 से गुना हो रहा, और ये इकाई हो गया। तो बोलता कि अगर इकाई अंक कितना हो y हो और दहाई अंक x हो, तो संख्या क्या बनेगा। अगर इकाई अंक मान ले y हो और दहाई अंक x हो, तो रियल संख्या क्या बनेगा, तो संख्या यही नहीं बनेगा, दहाई को 10 से गुना कर देते हैं, तो संख्या x है दहाई वाला, तो इसको 10 से क्या करें गुना कर देंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे, जैसे मैं इसको किया था, हो गया ये रियल संख्या। अब इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो 10y और x, मतलब y जहाँ पे x जहाँ पे y, तो देखो 10y + x दिख रहा, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब देखो 12 नंबर सवाल है, थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव में दे दिया है ताकि आपको लॉन्ग बनाने की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, तो कैसे बनाइएगा। चलिए 12वां सवाल पढ़ते हैं। हाँ, तो 12 नंबर जो सवाल है ना, देखिए 2x + 3y = 5 का आलेख निकालना, आलेख बनाना पड़ेगा, मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो क्या कर, देखो 2x + 3y = 5 लिखा हुआ है, ठीक है। हमको 1 बाय 1 करके पहले x का वैल्यू, जैसे आप कैसे ग्राफ बनाते हैं ऐसे ही ग्राफ बनाना है, पहले x से y, तो पहले x से बराबर हम 0 रखते हैं, है ना, x से बराबर हम 0 रख देंगे, तो क्या होगा इसका वैल्यू, देखो तो 2 × 0 + 3y = 5, तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर क्या जाएगा 5/3, तो जब 0 रखें तो y बराबर हो गया 5/3, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हुआ ना, फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे कि अब y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रख देंगे यहाँ पे। तो अब इसमें फिर सेट करेंगे, तो 2x + 3 × 0 = 5, तो ये तो 0 हो गया, तो 2x से बराबर क्या हो गया 5, x से बराबर क्या हो गया 5/2, ठीक है, ये 5/2 हो गया। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे मान लेते ग्राफ में बनाया, ठीक है, ये हमारा x वाला है, ये y वाला है। अब बोलता x से बोलता 0 और 5/3, तो कहीं ना कहीं x तो 0 होगा और y का 5/3, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, ऊपर तो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा 5/3, मान लो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, 0 और 5/3 आया, कुछ ना कुछ तो पॉइंट में आएगा ना, मतलब अनुमान लगा ले, ग्राफ में आपको क्लियर दिखेगा। फिर दूसरा बोलता कि अगर x/2 5 हो तो y का वैल्यू 0 होगा, तो x कितना होगा 5/2, तो ये भी कहीं ना कहीं जाएगा, यहाँ पे मान लेते आ गया, कहीं पे आएगा 5/2 और y 0, ये बोला 5/2। तो ये जो ग्राफ जो खींचेंगे आप, ऐसे जो ग्राफ खींचेंगे, कैसी रेखा है, देखो ये कैसी रेखा जा रही है, ये कैसी रेखा है, ये है एक सरल रेखा, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इतना करना पड़ेगा तभी आपको ये सवाल बनेगा, ठीक है। आप देखो फिर अगला सवाल पढ़ते हैं, इसको तो पहले मिटा लेता हूँ मैं, समझ में आ गया, है ना। इसका बैक करके वीडियो को थोड़ा से बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं समझ आया तो फिर से देख लेना, ठीक है। चलो अगला बोलता है कि k के किस मान के लिए 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान हो। मूल समान बोले तो d = b² - 4ac बराबर क्या होगा 0, है ना। ये किसके बराबर होगा, ये तो d को तो ऐसे ही लिखते हैं हम, तो बोलते मूल समान हो, तो मूल कितना है, यहाँ पे b कितना है 3k क्या है b है, तो 3k², ठीक है, -4, और a की जगह पे कितना है, देखो a की जगह पे 9 है और c की जगह पे कितना है 4 है, बराबर 0, तो 3 × 9k² हो गया, और ये कितना हो गया, सब तो गुना में आ गया ना, तो देखो 4 × 16, 16 × 9 144, 16 × 9 144 बराबर 0, तो 9k बराबर क्या हो जाएगा 144 चल जाएगा उधर, और स्क्वायर है, ठीक है, तो k² बराबर क्या हो जाएगा, k² बराबर होगा 144/9, और स्क्वायर को हम अगर इधर कर लें तो क्या हो जाएगा ओवर रूट प्लस माइनस में, ठीक है। तो 144 का वर्ग कितना होता है 12 का होता है, 12 का वर्ग होता है, और 9 3 का, 3 चौक 12 है, +-4 आया, +-4, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसलिए तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, तुक्का मत लगाना, अब बनाने की कोशिश करना। तो अगला सवाल पढ़ें, चलो अगला सवाल। अगला बोलता क्या कि जो दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एपी में है तो सार्वंतर निकाले, मतलब एपी में है तो सार्वंतर निकाले, तो सार्वंतर तो होगा ही होगा, तो क्या करते हैं इसको घटा लेते हैं, किसको घटाए, किसी एक को घटा लो, चाहे इसको घटा लो, चाहे इसको घटा लो, चाहे इससे घटा लो, तो 1.7 से घटाते हैं 0.6,
तो घटाइए तो कितना, देखो 6 में से 7 घटेगा तो 1, 1 में से घटेगा तो 1.1 आ रहा, 1.14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर ए हो जाएगा। 15 सवाल बोलता है कौन समांतर श्रेणी में, देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो अंतर देखेंगे, अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी में होगा। इसका अंतर कितना हो रहा, 2 का अंतर हो रहा, इसका अंतर देखिए 4 का, इसका अंतर देखो 8 का, अंतर तो समान हो नहीं रहा तो फिर इस समांतर श्रेणी में ही होगा। इसका अंतर देखो तो 2 का अंतर, इसका देखो कितना बड़ा दिख रहा है ना, 6 बढ़ गया, कितना बड़ा, अंतर समान नहीं है। अच्छा ठीक है, इसका अंतर कैसे करेंगे, देखिए तो ए स्क्वायर को में से ए घटाएंगे तो ये तो अलग ही आ रहा। अच्छा इसको करना चाहेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ए कॉमन ले लेंगे हम तो ए माइनस ए बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ए माइनस 1, तो यहाँ ये भी बराबर नहीं आ रहा ना, ये भी बराबर नहीं आ रहा। अच्छा यही तो फिर देखते हैं कहीं यही तो आंसर नहीं हो, और यही फिर लास्ट में तो जो बचेगा वही आंसर ही होगा। चलो देख लेते हैं, तो क्या करेंगे, -6 में से -10 को घटाते हैं, -6 में से -10 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो -10 प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा ये भी देखते हैं, -2 में से -6 भी घटा देखते हैं, तो -6 घटाते हैं, तो 2 प्लस 6 कितना गया, 4 आ गया, वाह। तो 2 में से इसको भी घटा के देखते हैं, -2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 4, वाह। तो मतलब यहाँ पे कितना आ रहा, 4 आ रहा सबका, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कितना किचकिच किचकिच बन गया ना। चलो अब इसको मिटा देते हैं, अब अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो अगला सवाल तो यहीं पे देख लेते हैं, इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, इन लगातार प्राकृतिक संख्या का, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, फॉर्मूला ही डायरेक्ट है तो आप इसको याद कर लो, प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखो 17 सवाल, यहाँ सवाल तो दुनिया भर का है जी, ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखो प्राकृतिक संख्या तो फिर वही फॉर्मूला पे बैठा लो, n इंटू एन प्लस 1/2, तो n कितना बोला, 200, और 200 में 1 जोड़िएगा ना, देखो 200 प्लस 1/2। मैं चाहता हूँ बच्चा एकदम ध्यान से सीख ले पूरा। 100 201 जोड़िएगा तो कितना होगा, 201, गुना कर दो तो गुना कर देंगे 201 और 2 जीरो बैठ जाएगा, देख रहे हैं 20 100 है ना आंसर, क्या होगा आंसर इसका, सी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए बोलता क्या, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप पढ़ते हैं ना, ये पढ़े हैं ना कि थ्योरम पढ़े कि त्रिभुज का जो जब दो त्रिभुज हो, दो संगत त्रिभुज हो तो इनका क्षेत्रफल, मतलब देखो ये देखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो ये दिया हो और इसकी ऊंचाई बोले तो ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई, ये दिया हो 6, ये ऊंचाई दिया हो 9। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है, ए बी सी बटा क्षेत्रफल ए बी सी और क्षेत्रफल डी ई एफ बराबर क्या होता है कि ए सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर, मतलब ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है ना। क्षेत्रफल निकालने बोलो, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल लिख लिए ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बी सी बटा क्षेत्रफल डी एफ। तो ए सी कितना दिया हुआ है, ये दिया ए सी 6 और ई एफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए काटिए, 3 2 3 6 और 3 3 9, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऐसे भी कर लो, या तो डायरेक्ट कर सकते हो 6 6 36, फिर काटोगे तो नहीं है 4/9, मतलब जैसे बनाओ वैसे ही आंसर आने वाला। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है, 18 का आंसर बी। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो जो नहीं नोट किया ना इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट इसको पीछे करके ले लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, अब इसको पहले मिटाने दो हमको। चलो अगला सवाल देखो क्या बोलता है, अगला सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं जी। बोलता है क्या कि ए बी सी में ए बी दिया हुआ है 6√3, ए सी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, बी सी 6, तो कौन बी का वैल्यू क्या होगा। तो मतलब डायरेक्ट आपको पता करना चाहिए इसको क्या होगा। ए सी 12 दे रहा, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, बड़ी भुजा कौन है, यहाँ से देखो ए बी ए सी बी सी, तो बड़ी भुजा क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, तो हम बड़ी भुजा को हम ए बी सी हम इसी को लिख लेंगे ए सी, और ये देखें 6√3 और 12। अब ये समकोण है कि नहीं कंफर्म नहीं है हमारा, ठीक है, क्योंकि समकोण तरह दिख रहा है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि समकोण हो ही जाए, नहीं भी हो सकता समकोण, ठीक है। तो समकोण होने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे जी, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना वो लंब का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये लंब है ये आधार है, तो देखते हैं दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं आता है। 144 आ जाएगा, इसका कितना 6 छक 36 36 दिया, 6 छक 36 36 दिया, तो मुझे भी याद 6 18 6 138 हो जाएगा, 6 छक 36 36 दिया, 6 3 3 9 6 3 18 का बाकी 1 3 3 10 108 होगा है ना, 108 प्लस 6 छक 36 जोड़ दीजिए कितना आएगा 8 से 14
देखो इधर भी 144, इधर भी 144 है ना, दोनों तरफ आ गया 144, तो मतलब बराबर है। समकोण त्रिभुज में तो यही होता है कि वर्ग के कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर ये हो जाएगा। चलो तो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो जी, ये सवाल तो मैं शायद बताया भी था एक बार मेरे ख्याल से, फिर भी देख लो कैसे बनाते हैं। तो ऐसे को मैं छोटा करता हूँ पहले, ये देखो चलिए, ये बोलता क्या ना, देखो ध्यान से, AD का मान निकालना है, AD का मान, ये AD देख रहे हैं, इसका वैल्यू निकालना है, ए B और C के पदों में निकालना है। क्या ऑप्शन होगा, देख रहे हैं कितना खतरनाक सवाल दिया, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। देखो क्या, ये हमको AD निकालना है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दो टाइप का होता है, एक तो आप ऐसे होता है 1/2 गुना आधार, आधार क्या देखो दिया हुआ है BC यानी कि C, और ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यानी कि BC/2, ये तो हमारा 2 दे दिया, ठीक है, या तो ऐसे रहने दो, ये दिया हुआ है। और एक क्षेत्रफल और कैसे निकाल सकते हैं, एक क्षेत्रफल और निकाल सकते हैं, जब हम आधार, जब हम इस त्रिभुज को हम देखो ऐसे पलट लेते हैं, देखो त्रिभुज को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से कि सवाल में एग्जाम में आना आए तो छोड़ना मत है। शीर्ष पे कौन A दिया हुआ है, देखो हम इसको उलट के बना रहे हैं, ठीक है, और इधर B आ गया, इधर C आ गया, देखो हम ऐसे बना रहे हैं, उलट दिए इसको, ठीक है, इसको जो ना हम ऐसे घुमा दिए, देखो हम ऐसे घुमा दिए, तो ये वाला भाग नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला भाग नीचे आ गया, ये इधर आ गया, तो घूम गया। तो अब देखो इसका क्षेत्रफल, ये ऊंचाई दिया हुआ है AD, अब हमको इस ऊंचाई से भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 गुना ये आधार, ये वाला लेना पड़ेगा हमको BC, और ऊंचाई को कितना है AD, तो पहले हमको AD निकालना है, तो BC पता चलेगा तब तो। लेकिन इतनी तो बात कन्फर्म है कि ये हमारा BC नहीं पता है, लेकिन AC पता है और AB पता है, तो BC कैसे निकालना, अभी करने के वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेते हैं कि BC कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे BC, देखिए आप ही बताइए BC कैसे निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, BC कर्ण है ना, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का ओवररूट, यही होता है ना BC बराबर कर्ण क्या होता है, ये तो होता है। तो BC का वैल्यू पता चल गया हमारे यहाँ पे। अब ये दोनों पता क्या चल रहा कि ये जो क्षेत्रफल लिखा और ये जो क्षेत्रफल लिखा, दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम बैठा लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, 1/2 गुना, पहले इसको लेते हैं B गुना C, इधर क्या है 1/2 गुना, ये BC कितना आया देखो, तो BC आया B² + C² इंटू AD, तो 1/2 तो कट गया, हमको क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बटे में, ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा B² + C², यही क्या गया आंसर हो गया। देखो समझ में आया सवाल समझ में आया, कमेंट में ध्यान मत देना, जो मैं समझाया उसको समझो, ठीक है। यानी कि हम इधर से भी क्षेत्रफल निकालेंगे और एक इस ऊंचाई से भी क्षेत्रफल निकालेंगे, एक ऊंचाई इस ऊंचाई से निकालेंगे, एक इस ऊंचाई से निकालेंगे क्षेत्रफल, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर ही होता है, क्योंकि त्रिभुज होता है, एरिया ही होता नहीं है, तो जैसे भी क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल तो उतना ही निकले, चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो, तो हम वही दोनों दिमाग लगाएंगे और फिर निकाल लेंगे। तो हमको ये इसके लिए जब इस ऊंचाई को लेंगे तो ये आधार हमको जरूर चाहिए, तो इस आधार के लिए कर्ण है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज दे रहा है, तो कर्ण है, तो लंब और इस आधार का स्क्वायर ये निकालेंगे, कर्ण फिर यहाँ बना लेंगे। क्लियर है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखो ये जो सवाल दिया ना बच्चा, एकदम ध्यान समझना है, तो दिमाग से निकल जाएगा, समझे। सवाल बहुत खतरनाक टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। इस सेट में जो 90 नंबर ला देगा ना, तो मैं समझूंगा उसका बहुत अच्छा मैच चल रहा, या तो 80+ अगर आ गया तो भी बेहतर है। चलो देखते हैं, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ABC, मान लेते देखो समझो पहले जो मैं बता रहा, ध्यान से समझो। ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, ठीक है, ये लंब मतलब 90 डिग्री। अब देखो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, जानते हैं आप, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लेते हैं भुजा A होगा, ये भी भुजा A होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, भुजा यही होगा। अच्छा ये जो लंब खींचा गया ना, एकदम बीचों बीच खींचा गया, तभी तो लंब होगा ना। अगर तिरछा तिरछी खींचेंगे तो लंब होगा, 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो बीचों बीच खींचा गया, तो जब बीचों बीच खींचेंगे तो BD और DC आपस में क्या होगा, बट जाएगा, यानी कि टोटल A है, टोटल क्या है A है। तो जब इसको आधा करेंगे तो A/2 और A/2 यहाँ क्या हो गया, आधा हो गया। आपको नहीं पता लगता तो देखो A/2 जोड़ के देखो, A/2 और A/2 जोड़ो तो कितना आएगा, देखो A/2 एलसीएम हो जाएगा A + A, तो 2A/2 कटेगा तो कितना आएगा, A आएगा। तो हम इस A को आधा करेंगे तो A/2 आ गया। क्लियर है। अब हमको क्या निकालना, हमको AB²
देखो ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर निकाला, तो हम ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर, तो हमको ए बी स्क्वायर तो पता चल रहा है कि ए बी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर निकालेंगे और ए बी का वैल्यू 1 हम पुट कर लिए थे, तो ए बी का वैल्यू पता चल रहा है, लेकिन ए डी का वैल्यू पता नहीं चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी या ए डी सी, जैसे मर्जी वैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इस त्रिभुज से इस त्रिभुज से किसी से भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या करेंगे हम, ये क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है आधार, तो हमको लंब क्या हमारा, लंब हमारा ए डी है, तो लंब कैसे निकालते हैं बोलिए तो आप, लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना जी, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, ठीक है, इसका वर्गमूल आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम, तो एक्चुअली में हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे निकालना है ए डी स्क्वायर निकालना है ना, तो इस वर्गमूल को इधर भेज देते हैं, इस वर्गमूल को इधर, ऐसे भी अगर वर्गमूल नहीं भी लिखते हैं, वर्गमूल हटा ही देते हैं, फॉर्मूला ऐसे भी तो होता है ना, इसको हटा देते हैं, एक मिनट, इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं ए डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ना, ए डी क्या होता है, देखो ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर, अच्छा सॉरी लंब का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब ए डी स्क्वायर हमारा आ गया, अब इसको क्या करते हैं, बस वही काम करने, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है आ गया। अब बोलता है ए बी स्क्वायर बटा डी बी ए डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बटा डी बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर तो पता चल रहा है, ए बी कितना ए दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर कर लेंगे, और डी बी कितना है 3 ए स्क्वायर बाई 4 आया, ठीक है, तो 3 स्क्वायर बाई 4 आया, तो क्या करें, देखो इधर से हम ये जो भाग है ना, भाग को पलटेंगे गुना में, तो ये तो ए स्क्वायर हमारा है दिया यहाँ पे, गुना करेंगे तो 4 चल जाएगा ऊपर और 3 ए स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो ए स्क्वायर कैंसिल, 4/3 कितना आया 4/3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का आंसर, 21 का जो आंसर है वो सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है इसको इस तरह से बनाना है और ए डी निकालना है, और ए बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए तो मान ही लिए हम, ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, देखो फटाफट करते हैं सवाल, काफ़ी यहाँ पे y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष के एक बिंदु पर P पर स्थित हो तो P का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि अब ग्राफ बनाते हैं इसे, तो y अक्ष इधर है, ये x अक्ष है, तो बोलता y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो y के दाईं इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 कहीं 5 इकाई जाएंगे, और x अक्ष पर स्थित P पर जो है स्थित है, तो बोलता है P का निर्देशांक क्या होगा, जब तो हमको x का वैल्यू पता चल गया है ना, x का वैल्यू कितना बोल रहा है 5, और y का तो वैल्यू पता ही नहीं चल रहा, तो 5 0 हो गया, इसका 22 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 23, कार्तिक तल में स्थित देखो 8 - 9 का बोला ना, कोटि भुज तो आना ही आना है, तो ये होता है हमारा, ये होता 8 हो गया भुज और 9 - 9 हो गया कोटि, तो कोटि बोला ना, कोटि का मान कितना हो गया -9, क्लियर है। चलो अगला सवाल, बिंदु दिया हुआ इनकी दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है ना x² + y² का ओवर रूट, मूल बिंदु की दूरी क्या होता है x² + y², तो x कितना हमारा है √2 का स्क्वायर और y कितना है √3 का स्क्वायर का वर्गमूल, ऐसे तो √2 का वर्ग है तो 2 होगा, √3 का वर्ग 3 होगा, तो कितना हो गया √5 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, देखो ठीक है। 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 25वां सवाल पढ़ते हैं, देखो 25 सवाल, अब थोड़ा इसको मैं नीचे करता हूँ, चलिए ये सवाल पढ़िए, बोलता क्या कि बिंदु 4a दिया हुआ है और a0 दिया हो, 4a और 1 0 के बीच जो है दूरी 5 है, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हमको निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला जानते हैं ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का वर्ग, यही तो होता है दूरी का फॉर्मूला। और दूरी कितना दिया 5 दिया हुआ, 5 दिया हुआ ये दूरी, तो 5 बराबर x1 कितना, हमको देखो ऐसे करना पड़ेगा, 1 में से घटाते हैं, 1 में से 4 घटाते हैं और 0 में से, या तो 4 में से 1 घटाते हैं, तो 4 - 1 का स्क्वायर और क्या है a - 0 का स्क्वायर। देखो जी क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 5 का वर्ग 25, और इधर जब वर्क करेंगे तो वर्ग से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 में से घटेगा 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्क करें तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे भी अगर वर्क कर दें तो इस स्क्वायर से रूट क्या हो कैंसिल हो गया, तो ये 4 में से घटेगा 3 का स्क्वायर, ए में से 0 घटेगा तो 0 मतलब ए ही होगा,
तो देखो 25 बराबर कितना होगा, 3 तिया 9, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाँ प्लस ए स्क्वायर, तो 9 को इधर भेजते हैं, तो 9 इधर आकर क्या होगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, घट के कितना जाएगा 16, और अब स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो वर्गमूल बन जाएगा ना, प्लस माइनस जाके, तो कितना गया प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों होगा, 25 का प्लस में भी होगा और माइनस में होगा। समझ में आ रहा? चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए सवाल देखिए, बोलता है कि tan जो है 12/5, tan थीटा 12/5 दिया, तो sin का वैल्यू क्या होता है। देखो tan का फॉर्मूला आपको पता है, tan थीटा बराबर क्या होता है दिया, अच्छा 12/5 दिया हुआ है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण आपको पता है कर्ण 13 आएगा, कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर, और तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो यहाँ पे जो दिया हुआ है h कर्ण कितना 13 है, क्योंकि लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर का जोड़ कर निकालते हैं। तो अब बोलता सैन, सैन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब कितना हमारा है, देखो 12 दिया हुआ, कर्ण है 13, तो 12/13 फिर आंसर हो जाएगा, 26 का क्या होगा बी हो जाएगा। 27 बोलता है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा। अब देखो 2 cos 2 और थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री आप क्या कहते हैं, 2 cos 30 दूना 60 डिग्री, ठीक है। 2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। 27 का क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है, ये हो जाएगा। चलिए ये बोलता है 28वां सवाल, किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, तो किस भुजा के सामने का कोण, तो यही तो कर्ण भुजा है, इसके सामने वाला कोण जो बनेगा क्या बनेगा, समकोण बनेगा, कर्ण, यानी कि 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। चलो 29 सवाल, ये तो सवाल बनाने जानते हैं जी, cos 64 बटा cos 26, तो क्या करेंगे, cos 90 माइनस 26 कर लेंगे, और यहाँ पे cos 26 दिया हुआ है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, ये तो दोनों वैसे ही दे दिया है। चलो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्चुअली में ये सवाल ही गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ना sin होना चाहिए था, sin, ठीक है, sin होना चाहिए था, तब तो sin होता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब sin होता ना तो यहाँ पे cos नहीं लिखे, हम यहाँ पे लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और नीचे भी दिया cos थीटा, तो ये दोनों कट के बनता हमारा एक, ठीक है। इस तरह सवाल आप बनाएं, यहाँ पे सवाल मिस्टेक दिया हुआ, ठीक है, आपको पता है सवाल गलत दिया हुआ, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर देना है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो साइन 0 डिग्री प्लस cos 0, तो बस आपको पता है साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 डिग्री प्लस 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो जोड़ दो। सवाल में कुछ दम है, कुछ भी दम नहीं है, एकदम आसान से बनाएंगे। तो एक कुछ सवाल है जो थोड़ा सा है, और कुछ सवाल इजी है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 और BAC 30 डिग्री, तो CA का उन्नयन कोण, तो देखो इसको बनाओ पहले, समकोण त्रिभुज में दिया हुआ ABC, चूंकि बोल दे समकोण त्रिभुज, AB कितना दिया 8 दिया है, और BCA कितना दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री। तो बोलता C से A का उन्नयन कोण, C से किसका उन्नयन कोण बोल रहा है, A का, ध्यान से इस लैंग्वेज में ध्यान देंगे, C से A का उन्नयन कोण, A का उन्नयन कोण, तो A का उन्नयन कोण नीचे आएगा, उन्नयन कोण हमेशा नीचे होता है, तो A का उन्नयन कोण कहाँ है, नीचे है, ठीक है, और नीचे कितना डिग्री है 30 डिग्री बन रहा है, मतलब कि 32 का आंसर क्या हो जाएगा भी होगा। अगर बोलता ना C का अवनमन कोण, C का अवनमन, तो C का अवनमन कोण फिर ऊपर चल जाता है, ठीक है, और उन्नयन कोण अवनमन कोण के ही बराबर होता है, तो अवनमन कोण भी उतना नहीं होता, क्योंकि उन्नयन कोण उतना अवनमन कोण भी उतना होता है। अब देखो 33 सवाल, मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर एक स्थित बिंदु का अवनमन कोण 45 है, तो मीनार को चाहिए, तो बना दें, जानते हैं आप इसको, मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पे हो गया, अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो बोलता है जो मीनार दिया हुआ है ये ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम, h/20, है ना। चलिए तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मैं इसको थोड़ा, चलो 1, h का तो वैल्यू निकालना ही है, और दिया हो तो लो यार, h बराबर कितना हो जाएगा, फिर 20 आ गया, मतलब उतना नहीं है 20, h बराबर कितना गया 20 मीटर। तो एक बात ध्यान में रखना, मेरी बात ध्यान में रखिएगा, आपको फायदा करेगा। जब थीटा 45 डिग्री दिया हो, और अगर आधार दिया हो 20 मीटर, तो ऊंचाई BC होगा, क्योंकि देख लो जितना भी आप रख लो यहाँ पे 30, 50, 60 जो भी रख लो यहाँ पे उतना ही आने वाला, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं।
तो कुछ कुछ सवाल जो जल्दी बन जा रहा है, कुछ कुछ सवाल थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सवाल ऐसे ही रहता है, कुछ सवाल एग्जाम में सवाल ऐसे रहेगा, कुछ हार्ड रहेगा, कुछ नॉर्मल रहेगा, कुछ मीडियम रहेगा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ आसपास रेखाओं की संख्या कितनी होगी? प्रतिच्छेदी वृत्त मतलब एक वृत्त यहाँ पे प्रतिच्छेदी बोल रहा, देखो प्रतिच्छेद कर दिया। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ आसपास रेखा, तो एक आसपास रेखा उभयनिष्ठ ऐसे जाएगा, एक आसपास रेखा उभयनिष्ठ ऐसे जाएगा। कितना हुआ? 2 हुआ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 34 का आंसर बी। चलिए 35 बनाते हैं। हाँ देखो 35 थोड़ा समझने वाली है, हम इसको पहले मिटा लेते हैं, इधर ये सब मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं हम। चलो ओके, यहाँ पे देखो ये तो इसका भी हो गया। बोलता किसी बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक वृत्त बना हुआ है और कोई बिंदु P से जो है स्पर्श रेखा खींची गई और लंबाई 24 सेंटीमीटर। यदि बिंदु P से केंद्र O की दूरी, यहाँ पे मान ली केंद्र है O, इसकी दूरी बता दिया, P से केंद्र O की दूरी बोल दिया 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर बोल दिया। और कभी कभी सवाल में आपको 25 भी देता है, ध्यान से, है ना, कभी 26 देता है, तो इसको देखना, जैसे दिया वैसे बनाइए आप। और आसपास रेखा बोल रहा, आसपास रेखा की लंबाई कितने हैं? 24 सेंटीमीटर है। तो ये हमको बोल रहा त्रिज्या निकाले, वृत्त की त्रिज्या, ये होता ना वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दिया हुआ यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या? तो ये तो लंब हो गया 90 डिग्री, चूंकि आसपास रेखा त्रिज्या पे लंब होता है, तो लंब हो गया, तो ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो हमको त्रिज्या निकालना है, मान लें कि यहाँ पे ए दिया हुआ, AO निकालना है। तो त्रिज्या अगर AO निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना। तो 45 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और अब 45 का स्क्वायर करेंगे तो 20 25 आएगा। कितना आएगा? 45 का स्क्वायर तो 20 25 होता है। चलो 20 25, 24 का 576 होता है, ठीक है। तो 20 25 में से 576 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आ जाएगा 1449, देखिए ना, आ जाएगा। तो अब देखो ये तो इसका तो कोई वर्गमूल होता ही नहीं, तो ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे है ही नहीं कोई ऑप्शन। क्या आंसर होगा? डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। चलो 36 सवाल बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त है इसका, इसमें सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाती है? जीवा होता क्या? वृत्त की परिधि को स्पर्श करते कोई रेखा खींच दिए, जीवा कहलाएगी। चाहे जैसे भी खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, जैसे मर्जी वैसे खींच दो, लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? तो अगर एक वृत्त है और सबसे बड़ी जीवा खींचना है तो बीचों बीच से खींचना पड़ेगा हमको, और बीचों बीच से ये क्या होता है? ये व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाते हैं। समझ में आ रहा ना? जो बच्चा एकदम मतलब हल्का जी पढ़ा है ना, वो ध्यान से समझ में आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 का कोण बनाता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ है? 108 बटा 360, और देखो यहाँ पे पाई में ही दिया हुआ ऑप्शन, तो बस पाई का वैल्यू बैठाना ना, ऐसे रहने देना। आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ? 10, तो 10 गुना 10 कर देते हैं। देखो काटो, 0 0 काट दीजिए यहाँ पे, 36 को काटेंगे, 36 6 चौक 6, 36 दिया होता है 108, ओके, 36 दिया कितना होता है? 108 होता है। तो यहाँ पे हो गया 108, तो 3 से, अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 3 गुना 10 बचा है, 10 दिया 30 पाई, ये पाई बच रहा, तो 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 37 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना है? इस सवाल को ध्यान समझिए, पहले मैं मिटा लेता हूँ। ये सवाल थोड़ा ध्यान समझने की जरूरत है। सवाल को मैं यहाँ पे हल करता हूँ, जगह इधर इसलिए मैं छोड़ा हूँ, इसलिए बड़ा यहाँ पे बड़ा स्क्रीन आपको ऊपर दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा स्क्रीन दिख रहा है। चलिए, उस वृत्त की परिधि निकालना है जिसका क्षेत्रफल जो है 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना है। मतलब यहाँ पे 2 वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ पे है, और इस वृत्त की परिधि निकालना है। क्या निकालना है हमको? परिधि निकालना है। जो बोलता है परिधि जो है इस वृत्त का परिधि निकालना है जिसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? जिसका इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल का 16 गुना, ये बोलता है, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना है, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, और इसका भी क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, ठीक है, और गुना 16, यही बोला, यही पे सेट करना है। अब देखो हमको निकालना क्या? इसकी परिधि निकालना है। इसकी परिधि निकालने के लिए हमको आर का पता चलेगा तब ना, तो हम इसको R1 और इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? 2 वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त की परिधि निकालना है, और बोलता कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना। यहाँ पे कुछ मतलब शब्द जो है पे लिखा हुआ है कुछ अलग टाइप से लिखा हो कि आपको बाउंस कर जाएंगे आप। जिसका क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना है, मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल का 16 गुना है, ठीक है, ऐसे बोल रहा। तो आप देखो क्या करेंगे, हमारा ये दूसरा वृत्त का जो ये जो दिया हुआ ना, ये वाला, इसके
व्यास दे दिया तो त्रिज्या कितना होगा 7 होगा। तो हम पाई पाई तो पहले कैंसिल करते हैं, तो R1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R2 कितना दिया हुआ है 7, पता चला कि चूंकि 14 व्यास है तो सेंटीमीटर त्रिज्या तो 7 ही होगा, तो 7 गुना 7 यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये क्या है 16। अच्छा R1 अगर स्क्वायर आप उधर चढ़ाते हो, अगर आप स्क्वायर चढ़ाते हो तो क्या बनेगा, ओवररूट बनेगा, तो क्या बचेगा 7 गुना 4, 16 का 4 होगा, 7 चौक 28। अब हमको R कितना पता चल गया, इस त्रिज्या इस वृत्त की त्रिज्या का R पता चल गया 28। अब निकालना परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाई R, तो 2 पाई का वैल्यू पाई रहने दो, R का वैल्यू कितना 28, 28 दूना 56 पाई, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का आंसर क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आई, सवाल बोलता क्या, एक बार फिर समझो, उस वृत्त की परिधि निकालना है, ये वृत्त दी हुई, मैं मेटाक फिर से बनाता हूँ। अब देखो जो बंदा नहीं समझा आप ध्यान समझना, उस वृत्त की परिधि निकालना है, एक वृत्त यहाँ पे दिया हुआ है, एक वृत्त यहाँ पे दिया हुआ है, ये बोलता है इसकी हमको परिधि निकालना है, और बोलता है क्या कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है इस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना, ये बोलता है, ठीक है, ये बात बोलना चाहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरे वृत्त का व्यास दिया 14, तो त्रिज्या कितना होगा 7 होगा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, ये होता है, तो हम इसको R1 मान लेते हैं, इसका भी क्षेत्रफल तो पाई R स्क्वायर ही होगा, तो इसको R2 मानते हैं, 16 हो जाएगा, तो पाई पाई खलास, R1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, R कितना दिया 7, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं गुना 16, ऐसे भी कर सकते हैं, तो R1 बराबर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर गुना 16 का वर्गमूल, तो 7 2 है तो एक निकल जाएगा बाहर, 16 का वर्गमूल 4, तो 7 चौक 28 हो गया, 28। जब 28 हो गया तो इसका क्षेत्रफल, इसका परिधि निकालते हैं, ये वाली वृत्त है ना, इसकी परिधि क्या होता है 2 पाई R, तो देखो 2 पाई R का वैल्यू कितना है 28, 28 दूना 56 पाई, जो कि ऑप्शन में है नहीं। अब तो समझ आ गया सबको, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं अब। अबे भाई जल्दी जल्दी करो यार, बड़ा टाइम लग रहा है, फटाफट करते हैं। यहाँ पे वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R, व्यास का अनुपात, तो व्यास क्या होता है 2R होता के बराबर होता है, व्यास क्या होता है 2R के बराबर होता है, तो 2 R खत्म, तो पाई अनुपात 1, ये तो बनाया हुआ है। अच्छा वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, अनुपात तो दिया हुआ ही नहीं है ना, पाई अनुपात 1 होगा, पाई अनुपात 1 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा, तो देखो सिंपल सी बात है, वृत्त की परिधि 2 पाई R, तो वृत्त और उसका व्यास तो 2R के बराबर होता है, तो 2 काटो R काटो तो पाई 1, तो ऑप्शन तो दिया नहीं। चलिए पढ़ते हैं। किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर हो तो गोले का त्रिज्या क्या होगा, ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, बराबर है, तो गोले का त्रिज्या निकालना है, गोले का त्रिज्या निकालना R निकालना है, गोले की त्रिज्या निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो पाई पाई खत्म, 4 4 खत्म, और यहाँ पे देखो R यहाँ पे 2 पीस है, यहाँ पे R 3 पीस है, तो 2 पीस तो R कट जाएगा, तो बचेगा 1 पीस बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर 1 बचा, इधर 1/3 बचा और R बचा, एक R कटा ना, 2 R तो कट गए, तो एक R तो बच जाएगा, तब 3 इधर से गुना हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 3, यही तो होगा आंसर, है ना। 40 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, शंकु का आयतन देखो डायरेक्ट फॉर्मूला 1/3 पाई R स्क्वायर, है ना, 1/3 पाई R स्क्वायर शंकु का आयतन है। चलो अब अगला जो सवाल है एकदम ध्यान से समझने वाले, बीच बीच में सवाल कुछ घुसा दिया थोड़ा पागल टाइप का, और पागल टाइप का नहीं, अच्छा लेवल का सवाल है, और आप इसको बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए सवाल। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, दिया हुआ क्या है, एक पाइप की आंतरिक व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पाइप है, पाइप कैसा होता है बेलन टाइप का होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब हुआ पाइप का जो आधार है ना, आधार मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, तो आंतरिक अनुप्रस्थ काट का मतलब जो अंदर जो आधार है ना, आधार, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ आधार कैसा है, वृत्त टाइप का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर का, और ये दिया 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमको R निकालना है, क्योंकि अब क्या निकालना है कितना पानी आएगा इस पाइप में, कितना पानी आएगा, तो पाइप में कितना पानी आएगा मतलब हमको आयतन निकालना है, तभी तो पानी भरने का मतलब आयतन निकालना, तो आयतन के लिए हमको R चाहिए, और ऊंचाई दिया हुआ है पाई R स्क्वायर होता है, तो ऊंचाई दिया हुआ R निकालना है, तो आयतन होता है पाई R स्क्वायर, तो R हमको पता, ऊंचाई पता है 10, R निकालना है, तब इससे R स्क्वायर कैसे निकालेंगे 100/पाई, है ना, और R कैसे करेंगे 100/पाई का वर्गमूल, ठीक है। ये सब दिया सेंटीमीटर में बचा, सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 10/√पाई, ये होगा ना 10/√पाई, ठीक है। सेंटीमीटर में हमको सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, क्या मीटर में, तभी हम उसको ला पाएंगे लीटर में,
समझे, सेंटीमीटर को बदलना मीटर में तभी उसको ला पाएंगे लीटर में। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे हम करेंगे 100 से भाग कर देंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। 100 से 10/√π को 100 से भाग करेंगे, 10 से काटा तो क्या बचा 1/10π, 1/10π मीटर। ये क्या बचा r बराबर पता, r बराबर इतना आया। ठीक है, याद रखिएगा r बराबर इतना आया। अब क्या निकालते हैं, टंकी का आयतन, जो पाइप है ना, पाइप का आयतन फॉर्मूला क्या था, पाई r²h। ये था पाई r²h। पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू पाई है। r का वैल्यू तो कितना आया 1/10π है ना, तो 2 बार है ना, तो लिख लेंगे 1/10π, पाई का वर्गमूल है बटा 1/10π। 1 मिनट यार, ये तो मिटाना पड़ेगा हमको, छोटा सा इसको और लेते हैं, ये हमको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो इसको मिटा दिए, छोटा सा इरेजर लेकर। चलो 1 यह गुना है 1/10π। ठीक है, और h कितना दिया हुआ, देखो h दिया हुआ है 10। ठीक है, तो 10 तो एक कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, ऊपर ये तो ऊपर पाई है। ठीक है, पाई रहने दो, ऊपर ही रहने दो। ये ऊपर 1 है, 10 तो ऐसे रहेगा। √π को √π से गुना करोगे तो क्या आएगा, √π को √π से गुना करेंगे कितना आएगा, तो पाई से पाई से गुना करेंगे तो पाई आ जाएगा। ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ जाएगा 1/10 मीटर क्यूब। क्या जाएगा 1/10 है ना, वही बचा ना, सब तो कट गया, तो 1/10 मीटर क्यूब आ गया। अब चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, चूंकि ये बात आप याद रखें, 1 लीटर बराबर 1000, 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर क्यूब, इतना होता है। ठीक है, 1/1000 मीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। क्योंकि हमको लीटर में निकालना है ना, हमको निकालना पाइप में कितना पानी है लीटर में। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर में इतना, तो 1 लीटर में इतना हो रहा है ना, 1 लीटर में इतना हो रहा। तो आप मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितना होगा, तो गुना कर देंगे इसको। जब 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो 1000 लीटर होगा। यही बात आप याद रखिए, 1 मीटर क्यूब में 1000, तो इतना में क्या होगा, तो गुना कर देंगे। ये बात याद देखिए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इतना में क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1000 में से, 1 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा, 100 लीटर। ठीक है, तो 100 लीटर ऑप्शन दिख रहा है, हाँ जी, ऑप्शन हमारा ए है। ये सवाल है। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलिए अगला सवाल है, आप लोग साथ दे रहे, बहुत अच्छी बात है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बड़ा गोला काटा जाता है, तो गोले का व्यास निकाल लीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, ये देखिए घन हो गया, मैं बनाता हूँ घन। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो सब भुजा 6 रहेगा। बड़ा गोला काटा, तो यहाँ से बड़ा गोला काट लिए, तो गोला, बड़ा से बड़ा गोला क्या होगा, जो इसको टच करेगा। अब देखो ऊपर का सरफेस क्या हो सकता है, ऊपर का सरफेस देखेंगे तो गोला कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसे कटेगा, ऊपर का सरफेस देखा जाए तो। ठीक है, ऐसे कटेगा गोला, चूंकि पूरा अंदर से काट लिए, तो अगर ऊपर का देखा जाए तो ऊपर का कैसा भाग होगा, ऐसे नहीं भाग होगा, पूरा बड़ा से बड़ा गोला काटेंगे तो पूरा चारों तरफ कट जाएगा। तो बोलता गोले का व्यास। तो यहाँ पे देखो इस घन का जो भुजा दिया 6 दिया हुआ है, तो ये लंबाई भी तो 6 हो जाएगा, है ना। तो इस गोला का व्यास भी तो वही होगा यार, गोला का व्यास भी तो वही होगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, समझने वाली बात सिर्फ बात है। व्यास बोला तो व्यास भी तो उतना ही होगा गोला का, क्योंकि ये इसी के ऊपर सरफेस देख लो कि बड़ा से बड़ा गोला कैसे काट सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा गोला काटेंगे हमको पूरा सटाना पड़ेगा, पूरा सटाक लेना पड़ेगा। तो सटाक लीजिएगा तो जितना इसकी दिया हुआ, ये दिया हुआ ना 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो घन के सही भुजा बराबर होता है। हो गया 44 सवाल। ये दिया हुआ है माध्य 3, तो x का मान, तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर जो 3 दिया हुआ है, माध्य 3 दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं, x से +3 +4 +5 का माध्य 3, तो बराबर 4 करना, 4 12 हो जाएगा। और यहाँ देखो 5 4 9 9 3 12, ठीक है, प्लस x, तो x बराबर क्या होगा 12 - 12 कर लेंगे, घटा लेंगे तो 12 - 12, ठीक है। तो 44 का तो आंसर क्लियर यहाँ पे है। 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर देखो घर के क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। 12 से 12 घटेगा 0, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई कन्फ्यूजन वाली बात है। 1 2 3 4 है ना, सबको जोड़ के उसे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे दिया हुआ माध्य 3 दिया हुआ, तो बस बराबर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो और फिर इसको मिटाते हैं, और फिर मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे बोलता है जी कि ये जो दिया इसका बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक बोले तो जो बार बार आता है, देखिए कौन ज़्यादा बार आ रहा है,
4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बाप रे 4 बार आ गया। अच्छा 6 एक बार, 2 बार नहीं चलेगा, 3 1 2 3 4 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार आ गया, यानी कि इसका आंसर आप तो कहीं नहीं जाने वाला। 45 का आंसर क्या होगा, ये होगा। चलो ये बोलता है माध्यिका, इसका जो है माध्यिका निकालना। माध्यिका कैसे निकालेंगे, अब देखो ये देखो अरेंज होया हुआ है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में सजा हुआ 7 6 5 4 3 2। तो क्या करेंगे, देखो 7 6 5 4 3 2 अरेंज हो गया। तो इधर से 2 ठो गैप करेंगे, इधर से 2 गैप करेंगे, बीच में रहना है, दोनों तरफ से समान से हटाएंगे, यानी इधर 2 पीस तो इधर भी 2 पीस, इधर 3 पीस तो इधर भी 3 पीस, तो ये बीच में लेकिन बचना चाहिए। तो 4 5 बच गया, तब इस दोनों को जोड़ दो, 5 4 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 9/2 4.5। ठीक है, प्रथम 5 समप्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो पहले माध्य निकालो तो पहले योग निकालो। अच्छा प्रथम 5 बोला ना, तो आप यूं ही लिख ही लो प्रथम 5 समप्रकृत संख्या कौन होगा, समप्रकृत संख्या। तो सम तो होना है, तो पहले 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। इसका माध्य निकालने बोल रहा है, तो माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दीजिए। 8 2 10, 10 6 4 10 और 10 कितना हो गया 30/5, 5 6 30, ऐसे ही होगा ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 47 का आंसर क्या होगा, बी हो गया। समझ में आ रहा, देखो बोलता 48, एक पासा को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रक्रिया, 3 से बड़ी, तो एक पासा उछालिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 से बड़ी कौन संख्या, देखो 3 से बड़ी नहीं बोला 3 या 3 से बड़ी, सिर्फ बोला 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी 4 है, 5 है, 6 है, क्या संख्या है 3 संख्या है, और टोटल कितना है 6, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। 48 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता क्या कि 20 टिकट दिया हुआ है और टिकट में से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 20 तक लिखा हुआ है। एक यादृच्छिक टिकट निकालते हैं, तो टिकट पर 5 के गुणज संख्या होने की एक प्रायिकता, 5 के गुणज, तो टिकट 1 से लेकर 20 तक है लिखा हुआ है, तो 5 के गुणज 5 वाला टिकट होगा, 10 नंबर वाला टिकट होगा, 15 नंबर वाला टिकट होगा और 20 नंबर वाला टिकट होगा। है तो 20 लेकिन 5 से गुणज वाला तो यही 4 पीस होगा ना, 4 पीस होगा और टोटल कितना 20 है, तो 4 5 20 यानी कि 1/5। क्या हो गया इसका आंसर, डी हो गया। 50, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा, तो जितना प्रायिकता होगा सभी का योग कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ, और 1 के बराबर होगा। ठीक है, चरों के अवरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या होगा, अभी हम बता रहे थे, देखिए आरोही या अवरोही क्रम रखेंगे तो बीच वाला वैल्यू क्या होगा। देखो आरोही या अवरोही कर रहे थे तो बीच वाला वैल्यू क्या हो रहा था, माध्यिका आ रहा था। यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि चरों को अवरोही जैसे 2 3 4 है, इसका माध्यिका क्या होगा, बीच वाला होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चरों को अवरोही या आरोही क्रम में रखने पर बीच वाला का चर का मान क्या होगा, माध्यिका होगा। 52 सवाल, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, 52 का 52 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 53 सवाल बोलता है घात निकालिए। घात बोले तो जो सबसे बड़ा पावर है, देखिए y पर पावर 3 है, 2 है, तो सबसे बड़ा पावर y पर पावर 3 है, तो यही 3 हो जाएगा आंसर। कितना हल्का सवाल आता है एग्जाम में, आएगा ऐसे, ये सेट दिया हुआ आपको, आप देखना मुझे ये है कि कौन बंदा है 90% लाएगा। ठीक है, p के किस मान के लिए ये जो दिया हुआ है x - 2 से विभाज्य है, x - 2 जो है कट रहा, तो मतलब कि ये हुआ कि x से बराबर 2 हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए x क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर है ना, माइनस p गुना 2 प्लस 8 बराबर 0। तो ये कितना 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। तो कितना हो गया 8 8 16, 16 16 32, माइनस 2p बराबर हो गया। तो क्या करेंगे, 2p को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस में चल जाएगा, आज काटो 16 दूना 32, p का वैल्यू कितना गया 16, लीजिए है ऑप्शन में, है ना, p का वैल्यू 16। कोई दिक्कत सवाल में, 54 का क्या आंसर हो गया, ऑप्शन हमारा 54 का डी हो गया। चलिए देखो 55 नंबर सवाल तो भाई हम बता चुके हैं बहुत बार, फिर से देख लो कैसे निकालते हैं। इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ध्यान से देखो इसको, फिर मैं बता रहा हूँ एक बार। ये जो 7 लिखा हुआ 7, क्या मैं 7 को 4 + 3 लिख सकता हूँ, बोलो ना, लिख सकता है 4 + 3, और ये 4√3 ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ, चूँकि देखो 4 + 3 लिखे तो 7 पे कुछ असर पड़ा, कुछ नहीं। अच्छा, क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ √4 का स्क्वायर, देखो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो जी कर सकते हैं ना, क्योंकि √4 का स्क्वायर करें तो 4 ही आएगा। और 3 के कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर, हाँ जी कर सकते हैं। चलो अच्छा, अब इसको कैसे तोड़ेंगे समझो। आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4√3,
क्या ये बंदा, ये जो लिखाया है कहीं ना कहीं ये बंदा पहले कहाँ होगा, कहीं ना कहीं ये संख्या जो है पहले ऐसे होगा, होगा कि नहीं, ऐसे ही है तब तो ये बना ना, ऐसे ही तो 4 1 निकलता है बाहर तो अंदर आता है। अब क्या करेंगे, इस 4 को सिर्फ बाहर निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 बाहर निकला और ये बचा क्या 4√3। हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √4 गुना √3, बोलो ना, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये इसके जगह पे क्या लिखेंगे, पूरा ही लिख सकते हैं 2√4 इंटू √3। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा, a² है ना, स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, होल स्क्वायर, ये वर्गमूल दिया हुआ है, तो स्क्वायर से वर्गमूल क्या होता है, कैंसिल होता है, x वर्ग क्या बचा √4 प्लस √3, तो x का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना 1/x, तो पहले हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिए, फिर 1/x निकालते हैं। 1/x कैसे निकालेंगे, इसलिए 1/x बराबर, ध्यान समझो, आगे नीचे जगह है खाली, हाँ जगह खाली है, चलिए तो 1/x है ना, तो 1/x का वैल्यू कितना आया, √4 प्लस √3 आया। और जब भी ऐसा आता है तो परमेयीकरण क्या आता है, क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, √4 माइनस √3, देखो तो ये √4 माइनस √3 1 से गुना हो जाएगा, √4 माइनस √3 1 से गुना हो जाएगा। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² होता है ना, तो ये कितना हो गया √4 माइनस √3, तो √4 का स्क्वायर तो कितना आएगा, √4 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये कितना आ रहा, देखो ये आ रहा ना, कितना आ रहा 1/x आया। तो सवाल क्या था, x से प्लस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए, तो x का वैल्यू √4 प्लस √3 आ रहा था और इसका वैल्यू कितना आया था √4 माइनस √3, तो ये दोनों खत्म हो गया, क्या बचा 2√4 है ना, देखो 2 हो गया तो 2, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 4, 2 होता है, 4 का 2, 2 दूना 4, देख रहे हैं आंसर कितना है 4 आया। तो इतना लंबा सवाल था और जो कि ऑब्जेक्टिव में दिया था ऑप्शन ए, और पहले भी एग्जाम में आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। चलो इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, चलो अब देखो इस सवाल को हल करते हैं, हाँ फटाफट कर लेते हैं। देखो जी अब सवाल आप हल करते हैं फटाफट, देखिए ये दिया हो ना, क्या होगा y का वैल्यू, आपको पता है इसका आंसर a होगा, पता है ना इसका आंसर a, कितना बार मैं बताऊँ, बहुत बार मैं इसको बता चुका हूँ कि इसका आंसर क्या होगा a के बराबर आएगा, इसका आंसर a होगा। कैसे होगा तो पता है आपको, मैं बता दूँ क्या, तो देखो ये जो लिखा हुआ है 10 पर पावर 2y बराबर 25, तो 10 पर पावर 2y जो लिखा हुआ है अब 5 का स्क्वायर, तो हम देखो 10 पर पावर 2y हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर y का स्क्वायर, हम ऐसे क्योंकि हम ऐसे गुना करें तो ही 2 आया था, 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 10 पर पावर y बराबर कितना हो गया 5। 10 को इसको उल्टेंगे तो 1/10 पर पावर माइनस वाई हो जाएगा, जब भी उलटते हैं जैसे x पर पावर -1 दिया हो तो 1/x हो जाता है, यानी कि माइनस वाला हो जाता है प्लस में, प्लस वाला हो जाता है माइनस में, तो यहाँ पे पावर y है तो क्या हो गया माइनस बन गया। इसी तरह है ना, अगर यहाँ पे लिखते हैं -y तो क्या बनता, खाली ऐसे बनता, ठीक है, अब प्लस है तो फिर माइनस बन गया। तो अब 5 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, अब क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे कितना होगा 5 × 10 पर पावर -y बराबर 1, हमको निकालना है क्या 10 पर पावर -y निकालना है, तो 10 पर पावर -y निकालना है, तो 5 को यहाँ से भगा देंगे तो क्या होगा 1/5, क्लियर है। अब देखो अब आगे सवाल पढ़ते हैं, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा यहाँ पे, थोड़ा सा वक्त लगेगा यहाँ पे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1 मिनट इसको मुझे मिटाने दीजिए। चलिए मिट गया। अब यहाँ पे देखो बोलता क्या, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A कोण B पूरक हो, पूरक बोले तो मिला के 90 डिग्री, ठीक है, पूरक बोलते जो दो कोण मिलकर 90 डिग्री हो, तो कोट C। अब जाहिर सी बात है यार, कोई किसी त्रिभुज में 180 डिग्री कोण होता है, 180 डिग्री कोण होता है, दो कोण मिलकर 90 डिग्री हो गया तो बचा खुचा तो यही बचेगा ना 90 डिग्री, है ना। ए बी मिलकर 90 डिग्री हो गया, पूरक मतलब 90 डिग्री हो गया ए बी मिलकर, तो जब ए बी मिलकर 90 डिग्री हो गया तो बचा खुचा 90 डिग्री इसी के पास रहेगा, यानी कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, tan 90 का वैल्यू तो होता है 1 इन्फिनाइट। कैसे होता है, क्योंकि 1/0 आ जाता है, 1/0 आता है तभी तो इन्फिनाइट लिखते हैं हम। तो अब इसको उल्टा कर देंगे तो 0/1 यानी कि 0। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी कॉट है ना, कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलो 58वां सवाल, ये दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको ही निकाल लेते हैं, जब सब बनाए तो इसको ही बनाना क्या है ना। चलिए इजी यहाँ पे देखो जी, जब भी जीरो लाता है ना, जीरो जब भी सवाल आता है तो थोड़ा सा आपको एकदम ध्यान से देखिएगा, आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं इसमें सवाल में कोई दम ही नहीं, आराम से बन जाएगा। देखिए मैं बनाता हूँ इसको, बोल रहा क्या 0 -1 ये दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 1 2 3 2
3 1 प्लस 3 1 2, देखो ऐसे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो x1 है, यही x2 है, तो x1 0 दिया हुआ है, एक समझो ध्यान से, x1 0 दिया हुआ है, तो x1 अगर 0 है और 0 से कोई चीज़ से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, x1 मान लीजिए 0 है, तो माना नहीं है दिया हुआ 0, तो 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। x2 दिया हुआ 0, तो x2 भी 0 अगर रख देंगे यहाँ पे 0, तो सब का होगा 0 हो जाएगा, मतलब इन दोनों कहानी खत्म, बचा हमारा ये, यानी कि 1/2 बराबर इसका वैल्यू x3 कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ है, देखो y1 2 दिया हुआ 1 दिया, y2 1 1 माइनस y2 कितना दिया हुआ 5 हो गया, तो 1/2 और कितना 3 गुना -4 आ गया, चरतिया -12, तो कितना 2 छक 12 -6, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं, जब भी होता प्लस में होता, ठीक है, आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो सवाल बोलता क्या कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका आयतन निकालना है। ओके, तो हम इसको भी आयतन निकाल लेते हैं आराम से, इसका भी हम आयतन निकाल सकते हैं आराम से। देखो इसका आयतन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, कितना दिया हुआ है 264, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और एच निकालना क्या हमको 14 दिया हुआ है, एच 264। देखो जो यहाँ काटो, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 4, ठीक है, 22 छक 132 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 7 से कट 7 दूना 14, 2 तिया 6, लीजिए आर बराबर कितना गया 3 आ गया, ठीक है। अब आयतन क्या होता है, बेलन का था πr²h, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 3 × 3, और एच कितना दिया हुआ है 14, 7 दूना 14, तो कितना हो गया 3 तिया 9, 9 दूना 18, और 22 से गुना कर दो, 18 को 22 से गुना कर दो, तो 9 दूना 18 काट, बाकी 8, 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 6, बाकी 1, और डायरेक्ट कर दो 18 दूना 36 है ना, 18 दूना 36, ये भी तो 36 लीजिए, 396 है, 396 जी, आंसर 69 का क्या होगा सी। क्लियर है। 60 नंबर, एक साथ दो पासों को उछालने पर संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, संख्याओं का योग 7 होना है, तो देखो आप पूरा लिख रहे हैं यहाँ पे, इम्पॉसिबल नहीं है। संख्या का योग 7 कब आएगा, एक कॉलम आएगा क्या, एक कॉलम करेंगे 1 1 1 2 1, तो कहीं कहीं 1 6 तो आएगा, 1 6 वाला होगा है ना, 1 6 जब आएगा तो 7 हो जाएगा योग। फिर 2 2 2 करेंगे तो 2 कितना आएगा, 2 5 वाला आएगा। ठीक है, फिर 3 करेंगे तो 3 4 वाला आएगा, फिर करेंगे 4 वाला तो 4 3 वाला आएगा, फिर करेंगे 5 वाला तो 5 2 आएगा, 6 करेंगे 6 वाला, इतना ही तो आएगा। जब इसको लिखोगे ना तो इतना ही आएगा। कितना पीछा है, 6 पीछा है, 6/36 टोटल होता है ना, पासक फेंकें 2 बार तो 36 बार आएगा। 1 1 1 2 1 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/6 हो गया इसका आंसर। 60 का क्या हो गया, बी हो गया। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब ध्यान से देखना, अब देखना ये कौन बंदा का सब्जेक्टिव कितना याद है। हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं, बस आपसे देखना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि यूक्लिड विभाजन की विधि से इसको हल करना है। इसको अगर हल हो गया तो आपको 2 नंबर मिलेगा। किसमें 30 सवाल है, 27 सवाल है, 1 से 25 तक सवाल है, जिसमें आपको 30 नंबर लाना है। 15 सवाल बनाना, बस 15 सवाल। देख रहे हैं, अब बाजू रेखाखंड सिद्ध करना है, के का मान निकालना है, त्रिभुज का दिया हुआ ये सब हल करना है, 2 कर्मागत घन निकालना है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समीकरण को हल विवेचक निकालना है, कितने पद है वो निकालना है, गुणज निकालना है, एपी से दिया हुआ है, सबलम से त्रिभुज दिया हुआ इसको सिद्ध करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, देखो ये दिया हुआ क्षेत्रमिति से दिया हुआ, के का वैल्यू निकालना है, बिंदु दिया हुआ है, संरेखीय बोले तो क्षेत्रफल 0 के बराबर है, मान निकालना है। देखो एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का बहुत बार सवाल आया, ये सवाल आया एग्जाम में। अब मैं आपको बहुत बार मैं बताया भी हूँ, ये भी सवाल मैं बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, चलिए अब फिर इसको मैं बड़ा करता हूँ, बड़ा करेंगे तब तो दिखेगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। देखो ये निकालना आपको, और ये देखिए किसी ये निकालिए, ये भी मैं बताया हूँ, ये भी मैं बताया हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देख रहे हैं, ये इसको आप निकालिए, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए देखिए, पत्ती को फेंट रहा है ना, ताश वाला पत्ती फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। ये भी देखो प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। ये देखो एपी निकालना है, 2 नंबर मिलेगा, के का मान निकालना है। कितना इजी सवाल है यार, मतलब 25 में से एकदम इजी है कि 15 नंबर किससे, जो नहीं पढ़ रहा उसी से नहीं बनेगा, और जो पढ़ रहा सबसे बनेगा। तो मैं वहाँ समझता हूँ कि 60 नंबर में से 50 सवाल तो बना होगा पक्का, जो नहीं बना हार्ड वर्क छोड़ दीजिए, 50 नंबर तो बना होगा पक्का, और 15 दूना 30 नंबर, तो 80 नंबर तो ऐसे ही आपके हाथ में आ गया। चलिए अब लॉन्ग सवाल देखते हैं। लॉन्ग सवाल है आपका इधर,
आपको लॉन्ग में 4 सवाल का उत्तर देना है। देखो, रेखा आपको खींचकर समांतर सिद्ध करना है, ये मतलब त्रिभुज से दिया हुआ है, त्रिभुज के कर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं एक बार बताया था, पाइथागोरस प्रमेय वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, और ये दिया हुआ है, इसको भी बनाइए। ग्राफ विधि बनाना है एक ठो, आपको एग्जाम में ग्राफ का पेपर भी मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का लिखा लॉन्ग वाला, मैं बताया भी हूँ बहुत बारी इस टाइप का सवाल। ये देखो, इन दोनों में से कोई एक ही तो बनाना है, ये दोनों बनाना है। 31 में 2 सवाल है तो मतलब दोनों बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। 31 में 2 सवाल है तो मतलब दोनों बनाएगा तब मिलेगा 5 नंबर, एक ठो बनाएगा तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। 32 में सवाल दिया हुआ है। अब सवाल है खत्म, कहानी खत्म। अब कहानी खत्म हो गया, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अंतिम चरण में आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अब आपको कितना सवाल आया, कितना आंसर बना पाए आप, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप 80 नंबर, मेरे तरफ से 80 नंबर हर बंदा बनाया होगा, मेरे ख्याल से 80 नंबर हर बंदा बनाया होगा। अब आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो, अगर दो भी बनाते हो तो 10 नंबर और जोड़ते हैं, 90 नंबर। चलिए, आपका मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। देखो, 1 घंटा की वीडियो है, मैं फालतू में नहीं, बहुत मेहनत करके इसको वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ। और आप अगर वीडियो पूरा देखा हो, जो मेरी बात आखिरी में सुन रहे हो, तो बहुत बहुत थैंक यू। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, जितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, उस मेरे से कितना गुना आपको मेहनत करने की जरूरत है, सोच लीजिए। अभी रात का 1:30 बज रहा, रात अभी 1:30 बज रहा है, ठीक है। तो सोच सकते हैं मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ओके, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।